लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, और जो रोज़गार हमारे देश में बड़े पैमाने पे अवेलेबल रहे। सप्लाई एजुकेशन न्यूट्रिशन फूड, हम एजुकेशन को बढ़ावा दें और न्यूट्रिशन फूड जो हमारे बच्चों को मिले, ड्रिंकिंग वाटर मिले साफ, टू मेक फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरियाज। जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ तक फैसिलिटी पहुँच जाए। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँचाए। इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑन वाइड स्केल, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसे वाइड स्केल पे पहुँचाया जा सके। ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज द बेसिक इंडस्ट्रीज, परचेज फूड ग्रेन्स एंड अदर लाइफ sustaining goods by monopoly purchase and make them available to the poor of reasonable price through a public distribution। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना, ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति और दूरसंचार के साधन पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण कराना, समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करना, कृषि का विकास करवाना, मूलभूत उद्योग धंधों में वृद्धि लाना, और जो भी खाद्यान्न और अन्य जीवन आवश्यक वस्तु की खरीदारी और जो भी प्रणाली द्वारा करके उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति करना, जैसे जो भी प्लान्स थे उसका उसमें समावेश था। और जो भी ये ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान it was not possible to achieve the goals of removal of poverty and increase in unemployment। जो भी एम्प्लॉयमेंट जो भी ये हमारी प्लान था फिफ्थ प्लान, इसमें गरीबी को कम करना और रोज़गार को बढ़ाना ये संभव नहीं था। इन द 1977 जनरल इलेक्शन, जो हमारे देश में 1977 में जनरल इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, कांग्रेस पार्टी हार गई। तो जनता पार्टी केम टू पावर, जनता पार्टी पावर में आई। द न्यू गवर्नमेंट एंडेड द फिफ्थ प्लान टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च 1978 एंड स्टार्टेड द रोलिंग प्लान फ्रॉम 1978। जो नई गवर्नमेंट है जनता दल, उसने क्या किया, जो फिफ्थ कमीशन प्लान था उसे बंद कर दिया मार्च महीने में। स्टार्टेड रोलिंग प्लान स्टार्ट किया फ्रॉम अप्रैल 1978, बट इट फेल्ड, लेकिन वो नाकामयाब हो गया। इन 1980 जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर लोकसभा, और फिर है ना 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, कांग्रेस पार्टी दोबारा पावर में आई। तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ रोलिंग प्लान, उन्होंने जो रोलिंग प्लान जनता दल ने लाया था उसे बंद कर दिया है। आगे स्टार्टेड द प्लानिंग लाइक बिफोर, जो इसके पहले प्लान चल रहे थे फिफ्थ कमीशन, फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसे दोबारा चालू कर दिया। सिक्स 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक था, ये था 1980 से लेके 1985। दिस प्लान आल्सो स्ट्रेस अपॉन एलिविएशन, इस योजना में जो भी दरिद्रता थी, गरीबी थी, उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता दी गई। ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दिस प्लान हैड टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ये जो भी प्लान था इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स थे। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी, इसका मकसद था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके रेट को बढ़ाया जाए। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का रेट है जो भी है उससे कम किया जाए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम किया जाए। शेप एंड इम्प्लीमेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाए, सो दैट पीपल अडॉप्टेड द स्मॉल फैमिली नॉन वॉलंटरीली एंड दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जो भी हमारी फैमिली प्लानिंग की जो भी गवर्नमेंट के रूल्स थे उसको फॉलो किया जाए और फैमिली को और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर इम्प्लीमेंटेड इन द 5 ईयर प्लान, ये जो भी फॉलोइंग पॉइंट्स है इसे 6 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया डाला गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, और ये है सैलेम स्टील प्लांट।
सेवन 5 ईयर प्लान 90, वो ये था 1985 से लेकर 1990 तक। दिस प्लान ले स्ट्रेस ऑन फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। इस योजना में जो खाद्यान्न रोजगार उत्पादकता पर बल दिया गया, इस पे जोर दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इंक्लूड, जो ऑब्जेक्टिव इस प्लान के क्या थे, डेवलपमेंट था, मॉडर्नाइजेशन था, सेल्फ रिलायंस था, सोशल जस्टिस था, इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव एन ईयरली इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ 5%, इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये उसके ऑब्जेक्टिव थे। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर स्टार्टेड इन दिस प्लान। ये जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, ये जो भी है ये सब योजनाएं फॉलोइंग पॉइंट्स है। द सेवंथ प्लान प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रोजगार निर्माण करने की दृष्टि से 7वीं पंचवर्षीय योजना जो सेवंथ कमीशन योजना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अभी दूसरा हमारा पॉइंट है 8 5 ईयर प्लान। जो 8 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक था, 1992 से लेकर 1997। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। जो ये प्लान था इसने जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको अधिक अवसर दिए। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एंड एट 6.5%। इस योजना की विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है 6.5% तक बनाए रखना। टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या वृद्धि की है उसको रोकथाम करना। टू इंकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था उसको बढ़ावा देना। टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और जो प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना। जो इलिटरेसी है, जो अनपढ़ता है उसको कम करना और उसको प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। ये जो नीचे दिए हैं ये प्रोग्राम्स के नाम है जो इस प्रोग्राम के थ्रू चालू किए गए थे। क्या है ये? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना, और ये है मिड मील स्कीम, मध्य भोजन स्कीम जो थी, इंदिरा महिला स्कीम, और ये था गंगा कल्याण स्कीम। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रू। जो ये 8वीं जो हमारे प्लानिंग कमीशन थी 5 साल की, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत महत्व बढ़ गया, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गई। दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। जो 1991 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी उसी का जो ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। क्या था उसका? लिबरलाइजेशन और फ्री मार्केट। अब ये 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेके जो 2002 तक है, ये 9th 5 ईयर प्लान था। इस प्लान में क्या हुआ? दिस प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस प्लान में किस पे फोकस किया गया? इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के फोकस किया गया, डेवलपमेंट को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वेयर, ये प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू इंक्रीज द रेट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। क्रिएट हेल्थी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें एक हेल्थी कंपटीशन डेवलप किया जा सके। गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, हम एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई जिसके थ्रू हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए।
द फॉलोइंग स्कीम्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। और इस प्लान के दरमियान ये जो स्कीम्स है ये चालू की गई। कौन सी स्कीम्स थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्ना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सेट्रा। In this plan, the progress of communication system and service sector was achieved as per as expectation। और जो उम्मीद थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्विस सेक्टर को हम जो टारगेट बनाए गए थे उसको अचीव करना, उसमें अचीव कर लिया गया था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। और कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी ग्रोथ को हमने अचीव कर लिया था। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। During the tenure of Prime Minister Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was the monopoly of the private sector। तो पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जो कार्यकाल था उसमें बैंकिंग जो व्यवस्था थी निजी क्षेत्र का, उस पर बहुत मोनोपोली थी उस पर, यानी कि उस पर उनका कंट्रोल था। और दिस बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। और ये बैंक है ना जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते थे। द डायरेक्टर्स ऑफ दिस बैंक्स वे आर वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इन बैंकों के जो निदेशक थे अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, और इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इम्पीरियल बैंक इन 1955। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने है ना इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज किया 1955 एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। द बैंक ओपनड सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन शॉर्ट वाइल एंड प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। और बैंक ने बहुत कम समय में बहुत सी ब्रांचेस खोली अपने देश में, और इसने डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया हमारे देश की। ये है बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। अब हमारे देश में जो नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, उसका बैकग्राउंड क्या था ये देखिए कैसा है बैकग्राउंड। इंडिया हैड अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वॉज इसेंशियल टू कवर द डिफिसिट इफ दे ऑकर्ड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स। तो ये हमें जो योजनाएं जो भी थी कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है हमें, तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। ठीक है। और फिर ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक, और इस बैंक के जो प्रॉफिट्स थे, जो प्रॉफिट्स वुड कम इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी वंस दे वेयर नेशनलाइज। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों का होने वाला लाभ जो था, प्रॉफिट था, वो सरकारी कोष में जमा होने वाला था। अलॉन्ग विद दिस द पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसी के साथ जो भी छोटे इंडस्ट्रीज थे और मंझोले जो छोटे स्केल के जो इंडस्ट्रीज थे, इनका जो विकास था, इसका जो भी विकास नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री अंडरटूक द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ऑर्डर टू ओवरकम फूड स्टोरेज एंड ड्राफ्ट। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया। फिर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस फोरम फॉर सोशल एक्शन, a group in the Congress party inspired by social ideas made a demand for nationalism of commercial bank। फिर इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया
कि जो कांग्रेस फोरम था सोशलिस्ट एक्शन के लिए ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी, इन्होंने सोशल आइडियाज़ को अपनाया और नेशनलिज्म कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है उसको भी नेशनलाइज करने का उन्होंने डिसीजन लिया। इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया। ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम, अब ये 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है देखिए। प्रोग्राम, द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975 and resolved to make effort toward rapidly becoming a developed nation। 1 जुलाई 1975 इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये 20 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस किया और एक बहुत बड़ा कदम उठाया डेवलप कंट्री बनने की तरफ। द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज, जो मेन प्रोविजन थे 20 पॉइंट प्रोग्राम के ये है, लैंड सीलिंग, land ceiling for cities and agricultural land, equal division of wealth, minimum wages for workers, increase in water conservation schemes। कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संसाधन योजनाओं को वृद्धि करना। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज, श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में पार्टिसिपेशन करना। नेशनल ट्रेनिंग स्कीम और फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, इसमें क्या किया गया कि जो भी राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग, ये जो भी है टैक्स इवेशन, इकोनॉमिक क्राइम्स और स्मगलिंग को रोकना। रेगुलेशन of prices of basic necessity, improvement in the public distribution system, जो जीवनावश्यक वस्तु है उनके मूल्यों पर नियंत्रण और राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करना, हैंडलूम सेक्टर को डेवलप करके। वेविंग लूम्स फॉर वीकर सेक्शन और हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटी और मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल्स, जो ये हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटी और मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो इसको हम अवेलेबल करा सकें, ठीक है। इश्यूज ऑफ वर्कर्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूज ऑफ वर्कर। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851 बाय कवाजीज दवार। जो सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल इंडिया में बनी थी वो 11 जुलाई 1851 में बाय कवाजी दवार। इवेंचुअली मिल स्टार्टेड इन दादर, सबसे पहले मिल ये दादर में स्टार्ट हुआ, पारल, भायखला, शिवड़ी, प्रभा देवी एंड वर्ली में। और दिस पार्ट come to know as गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स। बाद में इसी एरिया का नाम क्या गिर गिरागांव और टाउन ऑफ मिल्स। In 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic condition in other sectors. In some industries, our wages of the workers were increasing. They were also getting more amounts as bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. जो 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ, इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी, उन्हें बोनस भी मिल रहा था, अच्छी पेमेंट भी मिल रही थी, लेकिन जो कपड़ा मिल श्रमिक थे उनके तुलना में उन्हें अधिक सुविधा प्राप्त हो रही थी। इन द दिवाली ऑफ 1981, जो 1981 की दिवाली थी, वर्कर एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। तो वर्कर्स को उम्मीद थी कि हमें 20% का बोनस मिलेगा। द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ये ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, विच वॉज नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयज़
agree upon 8 to 50% a bonus without taking the workers into confidence। जो ये संगठन था राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, इसने क्या किया, बिना मजदूरों को कॉन्फिडेंस में लिए इसने है ना 8 to 70% बोनस पे मान गई। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी कॉज ऑफ अनरेस्ट। और यही रीज़न हुआ कि ये एक असामंजस्य की स्थिति, बेचैनी पैदा करने वाली स्थिति हो गई। सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत, और कुछ वर्कर डॉक्टर दत्ता सामंत के यहाँ पहुँच गए। दे आस्क हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप, और उन्होंने कहा कि आप हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट कीजिए। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर, और 65 मिल्स के वर्कर एक साथ आ गए। एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक, और डॉक्टर दत्ता सामंत ने इस स्ट्राइक शुरू कर दी। और ऑन 18 जनवरी 1982 को 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक। 2.5 लाख वर्कर्स, यानी कि 2.5 लाख वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे आ गए। ये था गिरागांव मिल स्टॉप रनिंग मेकिंग इट लाइक मुंबई हैज स्टॉप थ्रोविंग। तो ये जो भी गिरागांव में जो भी मिल्स थी वो सारी बंद हो गई। ऐसा हो गया जैसे कोई मुंबई का दिल बंद होगा। फिर क्या हुआ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के बैरिस्टर AR अंतुले, सेट अप अ कम्युनिटी टू सॉल्व दिस इशू। उन्होंने एक कमेटी बनाई ये इशू को सॉल्व करने के लिए। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। बाद में बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। वो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, दे ही इंस्टीट्यूट दैट एज पर अस लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। फिर उन्होंने कहा कि जैसा लॉ है मैं राष्ट्रीय मिल मजदूर। फिर जब बाला साहेब भोसले मुख्यमंत्री बने तो उनकी ये भूमिका थी कि कानून तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेंगी, और डॉक्टर दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की मांग की। इन द बिगिनिंग स्ट्राइक वर्कर्स रिसीव हेल्प फ्रॉम नेटिव विलेजेस। हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गांवों से सहायता मिलने लगी। इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर। और फिर शुरुआती में एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। दे सेट अप अ डिपार्टमेंटल कमिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स। उन्होंने डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाई और खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक्स। जो लेफ्ट पार्टीज थी उन्होंने स्ट्राइक को सपोर्ट किया। As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers' ranks। फिर जैसी ये स्ट्राइक बढ़ने लगी तो जैसे जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने के प्रयास प्रारंभ हुए। फिर क्या हुआ कि इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 मंथ, और फिर है ना स्ट्राइक ने 6 महीने पूरे कर लिए। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली इग्नोर इट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया। द वर्कर्स स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन। फिर इस वर्कर्स ने जेल भरो आंदोलन स्टार्ट किया। इन सितंबर 1982 1.5 लाख वर्कर्स टूक अ मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली है इन सितंबर 82 को वहाँ पे 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख मिल वर्कर्स ने वहाँ पे मार्च निकाला। इट डिडंट हेल्प एट ऑल, और उसको कोई मदद नहीं मिली। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर। फिर स्ट्राइक ने 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन फॉर अ ईयर। ऐसी पहली स्ट्राइक थी जिसने इतना समय ले लिया। इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 लाख वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड। और इस 1 साल की